नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं इंजीनियर श्याम सिंह यादव आपके साथ बात करने वाला हूं प्रैक्टिस सेट को लेकर के। जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, वो चाहे आपका एसएससी हो या फिर यूपीएसआई हो या फिर आपका एसएससी जीडी हो या आपका सीसैट, जितने भी भारत में वनडे एग्जाम्स होते हैं, इन सब के लिए जबरदस्त सेट लेकर के आ रहा हूं। हर जगह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाया हूं और सिलेक्ट किया हूं और आप लोगों को विद इन टाइम इसके आंसर करने हैं। अगर आप मेरे साथ लगे रहेंगे, प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, तो बच्चों नो डाउट सिलेक्शन के बहुत करीब होंगे आप। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को लाया हूं छांट करके जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस को करते रहिए, हम आपके साथ कंटिन्यू लगे रहेंगे। बाकी और कुछ बताने की जरूरत तो होगी नहीं, आप लोग पहचान ही रहे होंगे। मैक्सिमम लोग, जो बच्चा नहीं जान रहा होगा वो धीरे धीरे जान जाएगा। प्रैक्टिस करते रहो आप लोग, ठीक है। बाकी हम लोगों ने कहाँ पढ़ा, कितना सिलेक्शन दिया और क्या क्या किया है, ये सब बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। बस इतना जानिए कि जितने बच्चे मन लगा करके पढ़े हैं, लगभग सिलेक्ट हैं उसमें से मैक्सिमम बच्चे। तो प्यारे बच्चों, ये आज के आपके पहली प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। कह रहा है जो फिगर दिया है इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो आइए चेक कर लिया जाए कितना होगा। बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए इसका पहले मैं आपको बेसिक सिखा देता हूं। कोई भी क्वेश्चन सिखाऊंगा उसका बेसिक से लेकर के हर तरीके से, जितने तरीके से क्वेश्चन आप सोच सकते हैं वो कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, कैसा भी क्वेश्चन आएगा। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका ये क्वेश्चन रहे जे, तो इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की आप बात करोगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने के लिए इसमें आप नंबरिंग करते हो 1 2, फिर दोनों को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 3, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं 3। ये 3 कहां है, तो एक आपका यहां है, दूसरा आपका यहां है और तीसरा आपका ये है। इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, वो फार्मूला आपका होता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, जहां n जो सबसे बड़ा नंबर है वो होता है। तो सबसे बड़ा नंबर है इसमें 2, फिर 2 प्लस 1 का मतलब हो जाएगा 3/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने, 3। फिर अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ रहा है तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें उसके बाद जो नंबर आ रहा है मल्टीप्लाई करके आधा करिए। 2 के बाद क्या आएगा 3 2 जा 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे हैं जो आपके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आया है उसमें ऐसे ऐसे 2 टाइप के फिगर मिलाए गए हैं। देखिए उनको कैसे करेंगे हम लोग। ये वाली लाइन मैं यहां पर कर देता हूं ऐसे, और ये वाली लाइन यहां कर देता हूं, फिर ये वाली लाइन यहां कर देता हूं, और इस कॉर्नर से 3 लाइनें निकाली गई हैं, 3 लाइन निकाल देता हूं। अब इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की आप बात करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 10 ट्रायंगल इसमें हो गया। तो सेम ऐसे ही एक फिगर उधर भी है, ये देखिए, तो उसमें भी 10 होगा। तो 10 यहां हो गया और आपका 10 यहां हो गया, तो ये हो गए आपके 20। लेकिन ध्यान दीजिए 20 इज योर नॉट करेक्ट आंसर। जब इन दोनों फिगर को मिला दिया गया है तो कुछ और फिगर बढ़ गए। यहां देखिए 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ गया, ये 3 बढ़ गया और ये 4 बढ़ गया। तो और कितने फिगर बढ़े हैं 4, यानी फाइनल आंसर कितना होगा 24 होगा।
बच्चों ये आपके समझने का तरीका है। क्वेश्चन को कैसे करोगे एग्जाम में, एग्जाम हल मेथड आपका ये होगा, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 प्लस n। जो n की वैल्यू होगी, सबसे जो बड़ा नंबर है जैसे 1 2 3 4, जो सबसे बड़ा नंबर है वो n की वैल्यू हो जाएगी 4, और 4 प्लस 1 यानी कि 5, और n का मतलब हो जाएगा 4। ये 4 5 जो हो गया 20, और प्लस 4 कितना हो जाएगा 24। ये ऐसे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने का फॉर्मूला है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाने हैं। जो कि आप एग्जाम में बैठे हैं, आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए 2 से 3 सेकंड में सॉर्ट आउट करना है। तो 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन करने के लिए आप देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कितना है, कितना 4, उसमें 2 अपने से ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6। तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24। फिर से समझिए बच्चों क्या बताया गया, केवल और केवल आप नंबरिंग कर लिया करो 1 2 3 4। सबसे बड़ा नंबर कितना मिल गया 4, उसमें 2 अपने से बढ़ा लीजिए, कितना हो जाएगा 6। 6 4 जा यानी कि 6 चौके कितना हो गया 24। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों, जल्दी से करें, फास्ट डू इट, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्राई टू एवरीबॉडी। बच्चों दरोगा में ये ऐसा टॉपिक है जो बैंक में पूछा जाता है, बैंकिंग के क्वेश्चंस यहां से पुट अप किए जाते हैं। दरोगा में पिछली बार यानी 2016 के जो एग्जाम्स हुए थे, यहां से क्वेश्चन बना था, और सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे ऐसे टाइप के सवाल को करने में। लेकिन अभी आप देखिएगा, चुटकी बजा करके क्वेश्चन को करोगे तुरंत 2 से 3 सेकंड। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पहले मैं वो मेथड आपको सिखाऊंगा जो सारे लोग सिखा रहे हैं। देखिए कह रहा है रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट कंक्लूजंस। कह रहा है कि नीचे कथन दिया गया है, उसको देख करके निष्कर्ष बताना है कौन सही होगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका स्टेटमेंट दिया है, ये कथन दिया गया है। इस कथन का मतलब यह है कि A is greater than B, B greater or equal to C, C is less than D, D is equal E, E greater than F, F is not equal to Z। फिर कंक्लूजन कह रहा कि A greater than C, V greater than E। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका A है ये बड़ा है, किससे बड़ा है B से, B छोटा हो जाएगा। फिर जो आपका C है, C छोटा है या बराबर है किसके B के। फिर आपका जो D है, D कह रहा कि बड़ा है, किससे बड़ा है C से। फिर जो E है वो बराबर है किसके D के, और F आपका छोटा है किससे E से। जो G है वो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो या तो ये बड़ा होगा या तो छोटा होगा। अब आपका कंक्लूजन कह रहा है कि जो A है वो बड़ा है, किससे बड़ा है C से, यानी कि C छोटा है। तो देखिए क्या ये बात स्टेटमेंट में कही गई है कि A is greater than C। तो देखिए C यहाँ है और A यहाँ है, तो A बड़ा है किससे C से, यानी कि ये सही है। फिर दूसरा कह रहा है कि B बड़ा है और E छोटा है, B बड़ा है E छोटा है। तो इसमें देखिए कि B आपका यहाँ है और E यहाँ है। B यहाँ पर बड़ा है किससे, C से या बराबर है, और जो E है E बराबर है किसके D के, और D बड़ा है किससे C से। तो इन दोनों के बारे में आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा बड़ा है, क्योंकि ये भी बड़ा है या फिर बराबर है, और ये इधर से आपका E क्या है, ये भी इसके बराबर है। तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए इसको विद इन टाइम कैसे करोगे। विद इन टाइम क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है आपका। वो कॉन्सेप्ट ये है कि इनइक्वालिटी के कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी टफ हो, बस इतना ध्यान रखिएगा, मैं गेट वाला सिस्टम सिखा रहा हूं, उसको सीख लीजिए। ये जो आपका ग्रेटर देन का सिंबल होता है, इसको हम लोग गेट मानते हैं। क्या मानेंगे, गेट, यानी कि दरवाजा।
तो ये ऐसा गेट है जिसमें हम लोग इधर से एंट्री कर सकते हैं और इधर से एंट्री नहीं कर सकते। फिर अगर इस गेट में ये छोटा वाला गेट लगा दिया जाए तो इसमें इधर से एंट्री हो जाएगी और इधर से एंट्री नहीं होगी। फिर अगर आपका गेट ऐसा कर दिया जाए तो इसमें इधर से एंट्री हो जाएगी और इधर से एंट्री नहीं होगी। फिर अगर आपका गेट ऐसे कर दिया जाए तो इसमें इधर से एंट्री हो जाएगी और इधर से एंट्री नहीं होगी। अगर ये इक्वल कर दिया जाए इसमें दोनों साइड से एंट्री हो जाती है। नॉट इक्वल कर दिया जाए तो इसमें कहीं से एंट्री नहीं होती है। फिर से समझिएगा बच्चों, सबसे पहले ये वाला गेट यूज किया जाता था, इसमें केवल वन साइडेड डोर है, एक साइड से एंट्री होती है। फिर इसी का दूसरा रूप यह है वन साइडेड डोर, इधर से एंट्री होगी। ये है जो अब लोग अपने दरवाजे पर बड़ा सा गेट लगाया करते हैं, तो इसमें इधर से एंट्री तो होती है, लेकिन जो छोटा वाला गेट है उसमें भी इधर ही से एंट्री होगा, इधर से नहीं हो सकता। तो ये भी आपका वन साइडेड डोर है। अगर इसकी बात करें इक्वल की, तो जब पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था तब लोगों के घर में ये दरवाजा हुआ करता था, दोनों साइड से एंट्री होती। फिर आज का जो समय आ गया है, अब ये दरवाजा हम लोग यूज करते हैं जिसमें लिखा होता है गेट पर ही कुत्ते से सावधान, कोई एंट्री नहीं, कहीं से कोई एंट्री नहीं। तो अब देखिए इस गेट को हम लोग कैसे इसमें इंप्लीमेंट करेंगे। ये कह रहा है आपका स्टेटमेंट है, इसको पढ़ना ही नहीं है, सीधे आप अपने कंक्लूजन पे जाइए, निष्कर्ष पर जाइए। निष्कर्ष कह रहा कि ए से सी तक जाना है। ये आपका कह रहा है ए से सी, तो ए से सी तक आपको जाना है। तो ये देखिए कि आपका यहाँ ए है और सी यहाँ है, तो ए से सी तक जाने के लिए जितने गेट यूज किए गए हैं, क्या वे गेट आपके ओपन है कि नहीं। यहाँ देखिए ए से सी गेट ओपन है, चले जाओगे, क्योंकि वन साइडेड डोर है, इधर से जा सकते हो। फिर बी से सी जाने के लिए गेट ओपन है, चले गए, यानी कि ए से सी सारे गेट ओपन है, हम आराम से चले जा रहे हैं, इसका मतलब ये सही। फिर दूसरे वाले में देखते हैं, कह रहा है कि बी से लेकर के ई तक आपको जाना है। जब बी से लेकर के ई तक आपको जाना है तो बच्चों ध्यान दीजिए, बी यहाँ है और ई यहाँ है, तो बी से लेकर के सी तक तो चले गए, गेट ओपन है। लेकिन जैसे ही सी से डी जा रहे हैं तो आपका गेट यूं है, और ये आपका जो गेट होता है इसमें इधर से एंट्री नहीं होती है। ये देखिए गेट बंद हो गया, तो बी से ई तक जाने के लिए गेट बंद है, इसीलिए ये गलत हो गया। ये आपका कॉन्सेप्ट है, अगर गेट खुला है तो आप जा सकते हो, गेट बंद है तो नहीं जा सकते। तो ऐसे क्वेश्चन को करोगे तो 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन आ जाएगा, ना किसी पेन की जरूरत है, ना किसी कुछ देखने की जरूरत है, सीधे आप देखो और क्वेश्चन को क्लिक करो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया बच्चों, जल्दी से आप लोग आंसर करें। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सारे बच्चे आंसर करें। क्वेश्चन आपका यह है, कह रहा कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट द रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे दैट द सेकंड वर्ड रिलेटेड द थर्ड वर्ड। कहने का मतलब यह है कि ये जो दूसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड क्या लिखा है, डॉबरमैन, ये पहले वाले से जैसे रिलेटेड है, कुत्ता से रिलेटेड है, उसी प्रकार मछली किससे रिलेटेड होगा। तो ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन गणना पर्यवेक्षक एग्जाम में आया हुआ है 31/8/2019 को। तो बच्चों ये जो कुत्ता है इसकी एक प्रजाति होती है, उस प्रजाति को क्या बोलते हैं, डॉबरमैन। उसी प्रकार जो मछली है, मछली किस प्रजाति की है, तो मछली की अगर हम बात करेंगे सैल्मन, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि अगर पहले ऑप्शन की बात करेंगे पूडल, ये कुत्ते की प्रजाति होती है, कुत्ते की दूसरी प्रजाति ये होती है। फिर अगर जर्सी की बात करेंगे, ये गाय की प्रजाति होती है, और रैगडॉल की बात करेंगे तो ये आपकी कैट की प्रजाति होती है। तो इसलिए ये कैंसिल हो गया, और ये गाय की प्रजाति कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल, बचा क्या, केवल सैल्मन, ये मछली की प्रजाति होती है।
ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने जितने भी आपके स्टडी से संबंधित ग्रुप हो, वो चाहे आपका फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, या जितने भी ग्रुप हो। और हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ बहुत ही मजबूती से आए हैं आप लोगों के साथ, और हमारी जो फीस है वो बहुत ही कम है। कितनी? 499 रुपए। इतने में तो एक बार का नाश्ता भी नहीं होता होगा आप लोगों का, है ना? तो सारे सब्जेक्ट आपको घर बैठे मिल रहे हैं और जबरदस्त टीम के द्वारा पढ़ाया भी जाएगा, प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। तो आप लोग अपने जितने भी मित्र हैं सबके पास चीजों को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आइए, जिससे हम लोगों का भी मनोबल बढ़ा रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। बच्चों, ये सीरीज का क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से करें, मैं वेट कर रहा हूं। फास्ट आंसर करिए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है उसी एग्जाम में, गणना पर्यवेक्षक में। फास्ट, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए मैं बताता हूं। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि DW से HS कैसे आ गया, फिर HS से LO कैसे आ गया, फिर PK कैसे आ गया, फिर TG कैसे आ गया। जिस प्रकार से ये आ रहे हैं वैसे ही अगला स्टेप आपको बताना है। तो यहां देखिए बच्चों, अगर आप बात करेंगे D की, तो D की जो प्लेस वैल्यू होती है वह है 4, और H की प्लेस वैल्यू 8, इसकी प्लेस वैल्यू 12, इसकी प्लेस वैल्यू 16, इसकी प्लेस वैल्यू 20। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो प्लेस वैल्यू में 4 ऐड होता चला जा रहा है। यहाँ पर 4, 8, 12, 16, 20, तो आगे कितना होगा? इसमें जब 4 ऐड कर देंगे तो 24, 24 का मतलब होता है x। बस इतने से देख लीजिए x से कोई स्टार्ट हो रहा है, तो हाँ, ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम में टाइम को कैसे बचाना है, ये सबसे बड़ी चीज होती है। तो अब जैसे आप इतना देख लिए, तो अब आपको चारों ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बस एक स्टार्ट हो रहा है x से, आगे बढ़ जाइए। तो नेक्स्ट, देखिए बच्चों, कह रहा कि एक ही पासे में, ये पासे का क्वेश्चन है, इसमें अभी डाइस बना नहीं है, अभी बता देता हूं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड आउट द ट्रायंगल्स। ट्रायंगल का क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से करें। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सारे बच्चे करें। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो इसलिए इसमें लिखे ही नहीं है कि किस किस एग्जाम में पूछा गया है। सारे बच्चे आंसर करें। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, इसका एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब किसी वर्ग यानी कि स्क्वायर या आयत यानी रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल यानी विकर्ण को आपस में मिला दिया जाता है, जैसे ये फिगर बनाया हूं, तो इनसे बनने वाले ट्रायंगलों की जो संख्या होती है वो हमेशा 8 होती है, हमेशा 8 होगी। और 8 क्यों होगी, कैसे होंगे, 8 कहां है, आइए उसको देखते हैं। देखिए, ये आपका होगा 1, ये होगा आपका 2, ये होगा 3 और ये होगा 4, फिर ये होगा आपका 5, फिर ये होगा 6, इधर होगा 7 और इधर होगा 8। तो इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे 8 ट्रायंगल्स। बाकी अगर विद इन टाइम करना है तो नंबरिंग कर दिया करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो सबसे बड़ा नंबर मिलेगा उसी में जस्ट 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 मिल गया, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना 8 मिल गया, ये आ गया 8। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऐसी 2 आकृतियां हैं, एक ये है, यहाँ देखिए रेक्टेंगल है, इसके दोनों डायगोनल को मिला दिया गया है,
दोनों विकर्णों को मिलाया है तो इसमें बन गया 8। फिर सेम ऐसे ही फिगर यहाँ पर भी है और इसमें भी दोनों विकर्ण को मिला दिया गया है तो इसमें भी कितने होंगे 8। अब अगर ऐसी ऐसी दो आकृतियां मिला दी जाती हैं उसमें दो और बढ़ जाती हैं, यानी दो ट्रायंगल्स और बढ़ जाते हैं। वो कहां बढ़ जाते हैं उसको देखिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 8 तो केवल इतने में थे और 8 केवल इतने में थे, तो ये हो गए आपके 16 और एक यहां से बढ़ गया और एक यहां से बढ़ गया 16, तो कितना हो गया 18। और फिर देखिए इसमें कितने होंगे 1 2 3, तो यहां पर आपका हो गया 1 2 3 यहां और 3 यहां, तो 3 3 6, 18 और 6 कितना 24। फिर यहां देखिए 1 2 1 2, इन्हीं 4 और बढ़ गए, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 28। कितना आएगा बच्चों 28 28। एक बार फिर से देखिएगा जिन बच्चों की बात क्लियर नहीं हुई कि 28 कहां है इसमें। बच्चों ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें हो गए, तो सेम ऐसी आकृति ये भी है 8 हो जाएंगे। फिर इन दोनों को मिलाएंगे यहाँ से ये 9 10, यानी 8 दूना 16 और 2 कितने 18 18 इसमें हो गए। फिर यहाँ से 1 2 3 3 इसमें हो गए, 1 2 3 3 यहाँ हो गए, तो 3 और 3 6, 18 और 6 कितने 24। फिर अभी देखिए इसमें से भी कुछ बढ़ेंगे, एक यहाँ से बढ़ गया और एक यहाँ से 2 हो गए। फिर एक इधर बढ़ेगा 3 और एक इधर बढ़ेगा 4। फाइनली आंसर कितना आएगा आपका 28। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर करें फास्ट वेट। चलिए देखिए क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि दीपक ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलकर 4 किमी पूरब दिशा की ओर चलता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं कि डायरेक्शन क्या होता है। तो डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं कितनी डायरेक्शन होते हैं, तो देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, मुख्यतः 4 दिशाएं होते हैं। एंड देयर आर 4 डायरेक्शन सब, यानी कि सब डायरेक्शन भी 4 होते हैं और मेन डायरेक्शन भी 4 होती है। सब डायरेक्शन क्या है और मेन डायरेक्शन क्या है, तो ये जो आपका होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये आपके मेन डायरेक्शन है। फिर अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये जो 4 दिशाएं हैं ये आपकी सब डायरेक्शन है और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये आपके मेन डायरेक्शन। तो फाइनली हमारे पास अगर डायरेक्शन की बात करें तो 8 डायरेक्शन होंगे। कितने 8 डायरेक्शन। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अगर इसमें राइट और लेफ्ट मुड़ने की बात करें तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई व्यक्ति मुड़ रहा है तो उसको राइट मिलेगा। क्या मिलेगा राइट मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मुड़ रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में तो उसको लेफ्ट मिलेगा। बस यही तरह इसका क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन देखें।
कह रहा दीपक ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकल करके, तो सपोज दीपक यहाँ है, ये दीपक का घर है और यहाँ से ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर पूरब में जाता है, तो ये 4 किलोमीटर हो गया। और अब आपको पता है इस डायरेक्शन इधर होता है, फिर बाएं मुड़ करके 3 किमी चलता है, तो बाएं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर होगा, तो बाएं मुड़ता है और कितना चलेगा 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर चलता है। उसकी बहन दीपिका कॉलेज जाने के लिए उसी घर से निकल करके 16 किमी पूरब में चलती है, तो 4 ये हो गया, इसके आगे कितना जाएगा अभी 12, तो ये 16 हो गया टोटल यहाँ से यहाँ तक, 16 किमी पूरब की ओर चलती है और फिर बाएं मुड़कर 8 किमी चलती है, तो बाएं इसका इधर होगा 3 इतना हो गया, बाकी अभी कितना और जाएगा 5, ये फाइनल कितना हो गया आपका 8 हो गया। ऑफिस और कॉलेज के मध्य की न्यूनतम दूरी, तो ये आपका ऑफिस है और ये आपका कॉलेज है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी, ये डिस्टेंस आपसे पूछा, तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय से निकल कर के आ जाएगा। ये आपका जो है ये है आपका कर्ण, क्या है कर्ण है, तो इस कर्ण को ज्ञात करने के लिए लंब और आधार जानना जरूरी होगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये होता है 12 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है 5, तो 90 अंश के सामने की भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, और ये सबसे लंबी भुजा होती है, इसलिए कर्ण को ज्ञात करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब दिया हुआ है इसमें कितना 5 और आधार कितना नहीं बेस कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो अगर हम इन दोनों का स्क्वायर कर दें ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा कितना 144 और 25 को अगर हम ऐड कर देंगे 169 हो जाएगा, 169 का वर्गमूल निकाल लेंगे हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 13 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसका आंसर करें, फास्ट आंसर करिए सभी लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर करें। देखिए क्वेश्चन आपका ये कह रहा है एक घड़ी 4:30 का समय दिखा रही है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा की होगी। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अभी आपको डायरेक्शन के बारे में बताया गया कि ये आपका पूर्व होगा, ये पश्चिम होगा, ये उत्तर होगा और ये दक्षिण होगा, और अगर दक्षिण और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसको दक्षिण पूर्व बोला जाएगा, दक्षिण और पश्चिम की जो बीच की दिशा है दक्षिण पश्चिम बोला जाएगा, उत्तर और पूर्व के जो बीच की दिशा है उत्तर पूर्व बोला जाएगा, और उत्तर पश्चिम के बीच में जो है उसको क्या उत्तर और पश्चिम के बीच में जो है वो उत्तर पश्चिम। अब ये कह रहा है कोई एक घड़ी है, इस घड़ी में 4:30 हो रहे हैं, 30 का मतलब मिनट की सुई 6 पर और ये घंटे की सुई 4 से थोड़ा आगे 4 और 5 के बीच में। तो कह रहा है यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में हो मिनट की सुई पूर्व दिशा में, ये मिनट की सुई है जो 6 पर है ये पूर्व दिशा में, तो घंटे की सुई आपको बताना है कि ये किस दिशा में होगी। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर ये पूर्व दिशा है तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ देखिए, इसके जस्ट अपोजिट कौन सी दिशा होती है पश्चिम, तो ये पश्चिम दिशा हो गई। इस घड़ी को इस प्रकार से रख दिया गया है कि वास्तव में जो दक्षिण दिशा होती थी अब वो क्या हो गई है पश्चिम दिशा हो गई, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो अगर ये पूर्व दिशा हो गई है, अगर ये पूर्व है इसके अपोजिट पश्चिम होगा, और पश्चिम दिशा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने पर क्या मिलता है उत्तर,
तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने पर क्या मिलेगा, उत्तर। तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। यानी कि घंटे की सुई किस दिशा में है, उत्तर पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिए बच्चा लोग एक बार फिर से, कह रहा किसी घड़ी में 4:30 का समय हो रहा है, तो 4:30 का समय ये हो गया है। ऐसी सिचुएशन में घड़ी को इस प्रकार से रख दिया जाता है कि जो मिनट की सुई है वो पूर्व दिशा में हो जाती है। ये मिनट की सुई है, ये पूर्व दिशा में हो गई, इसके अपोजिट फिर पश्चिम दिशा हो जाएगी, और पश्चिम दिशा से क्लॉकवाइज चलने पर 90 डिग्री पर उत्तर दिशा होती है। ये मेन डायरेक्शन से आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब ये उत्तर दिशा और ये पूर्व दिशा, उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा है उसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। सारे बच्चे आंसर करें, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान वाला क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और अपने मित्रों तक बात को शेयर करते रहिए। इस तरीके से जबरदस्त लेवल की प्रैक्टिस करवाया जाएगा आप लोगों को। ऐसे ऐसे शॉर्टकट मेथड बताए जाएंगे कि एग्जाम में आप पहुंचते ही, अगर आपको 36 सेकंड का टाइम मिलता है क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने के लिए किसी एग्जाम में 30 सेकंड, मेरी गारंटी है कि आप लोग 15 सेकंड के पहले ही कर लोगे सारे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं होगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आपका जो एवरेज होगा वो 10 से 15 सेकंड। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, सारे लोग अपने मित्रों तक बात पहुंचाते रहिए। देखिए बच्चों, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ये है, नितिन का स्थान कक्षा में ऊपर से 10वां तथा नीचे से 28वां है, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो प्यारे बच्चों, अगर बात करें कितने स्टूडेंट्स हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए बस इन दोनों को जोड़ दीजिए और -1 कर दीजिए। 28 और 10 38 -1 37। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए थोड़ा सा डिटेल देखें, फार्मूला इनका क्या होता है। तो इनका जो फार्मूला है वो ये है कि टोटल इज इक्वल पोजीशन फ्रॉम वन एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर एंड -2। अगर इस फार्मूले की हिंदी में बात करूं तो यही कह रहा है कि एक ओर से स्थान प्लस दूसरे ओर से स्थान -1। तो एक ओर से स्थान कितना दिया गया है 10 और दूसरे ओर से स्थान कितना दिया गया है आपका 28। दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 38, -1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 37। बच्चों यहाँ मुद्दा ये बना हुआ है कि -1 क्यों करते हैं, ये -1 क्या है, कहां से आ गया? तो -1 इसलिए कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति है नितिन, उसका अगर कक्षा में ऊपर से आप देख रहे होते हैं तो 10वें स्थान पर होता है। मान लीजिए ऊपर से ये नितिन है 10वें स्थान पर है, फिर उसी कक्षा में नीचे से नितिन की बात करूंगा तो ये 28वें स्थान पर है। तो ये नितिन है, एक बार इसको हम ऊपर से 10वां गिने हैं और दूसरी बार 28वां गिन रहे हैं नीचे से। तो नितिन को हम लोग 2 बार काउंट कर रहे हैं, एक बार नीचे से और दूसरी बार ऊपर से। तो इसलिए -1 कर दिया जाता है। जो इसको 2 बार आप काउंट कर रहे होते हैं, जैसे ही -1 करते हो तो इसकी काउंटिंग केवल एक बार बचती है, तो फिर संख्या सही आ जाती है, इसलिए -1 करते हैं। उम्मीद करता हूं कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो फिर आइए आगे बढ़ते हम लोग, लगे रहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट डू इट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सारे बच्चे आंसर करें फास्ट। 30 सेकंड का समय है, सीरीज का क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से आंसर करें। जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। फास्ट डू इट। चलिए देखिए,
बच्चों इसके बीच का डिफरेंस आप देखिए कितना है, 1 का है। सबसे पहले सीरीज का कॉन्सेप्ट देखिए इसमें लगेगा क्या, तो ये देखिए 27 से सीरीज स्टार्ट हुई है और 101 पर जाकर के रुक रही है। इसका मतलब सीरीज बढ़ रही है। जब सीरीज बढ़ रही होती है तो या तो इसमें कुछ न कुछ संख्या जुड़ रही है कंटिन्यू, या तो किसी संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है। डिवाइड और माइनस तो कतई हो ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि कहीं पर भी बीच में छोटी संख्या नहीं है। अगर बीच में छोटी संख्या आ जाए इसका मतलब कि या तो भाग हुआ है या तो माइनस हुआ है। कंटिन्यू सीरीज बढ़ती जा रही है, इसका मतलब या तो मल्टीप्लाई या तो ऐड हुआ है। डिफरेंस निकाले इनके बीच का कितना, 1 का। इनके बीच का डिफरेंस कितना है आपका 7 और 9 का, ये चेंज कर दूं, ये 1 का अंतर है और ये 9 का अंतर है। फिर ये कितने का अंतर है आपका 16 का अंतर है। फिर ये कितने का अंतर है आपका बच्चों 25 नहीं, ये 12 में 7 कितना 5, ये 25 का अंतर है, ये 49 का अंतर। तो ध्यान दीजिए इनके बीच का जो डिफरेंस है वो पहले 1 का अंतर है, फिर कितने का है 9 का, फिर कितने का है 25 का, फिर कितने का 49 का। तो अगला अंतर कितना होगा, यही अंतर जानने का फिट हो जाए। तो ये अंतर पहले आप समझिए कि कैसे आया है। ये जो डिफरेंस है 1, ये आपका 1 का क्यूब भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। आगे चेक करते हैं, जो आपका 3 दिखाई दे रहा है ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर ही होगा। फिर तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। फिर आगे 5 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है 25, ये 7 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है कितना 49। तो आगे कितने का होगा 1 3 5 7 9 का होगा। 9 का स्क्वायर कितना 81, तो इसका मतलब 81 यहाँ आएगा। 81 इसमें जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 और ये कितना हो जाएगा 9, यानी 192 आपका आंसर आने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि सीरीज बढ़ रही है या घट रही है, एक्चुअल में हुआ क्या है। तो यहाँ पर देखा गया कि इनके बीच का अंतर 1, यहाँ पर 9, यहाँ पर 25, यहाँ पर 49, तो आगे कितना होगा। तो आगे के लिए ये जो अंतर थे इनको समझा गया कि इसमें क्या हुआ है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर था, ये 9 3 का स्क्वायर है, फिर 5 25 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, तो आगे होगा 9 का स्क्वायर जो कि 1 3 5 7 9। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे बच्चे आंसर जल्दी से करें। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। सारे बच्चे आंसर करें। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्राई टू बी रेडी। देखिए बच्चों क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन वुमन इन द पिक्चर, मोहन सेड हिज मदर इज द माय वाइफ, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मोहन। क्वेश्चन की कहने का मतलब ये है कि मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ मेरी पत्नी है। आइए देखा जाए, ये मोहन हो गया, चेंज कर दूं, देखिए ये आपका मोहन हो गया। ये मोहन कहता है ऐसे क्वेश्चंस को जो आपके इंडिकेट वाले होते हैं, उसमें जहां से जिस व्यक्ति से परिचय दिया जाता है वहीं से फिगर ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बच्चों, अभी समझ जाइएगा इसको। जो मैं बोल रहा हूं कि जहां से या जिस व्यक्ति से परिचय देना स्टार्ट किया जाता है, ये फिगर उसी व्यक्ति से बनाना शुरू करते हैं, तो क्वेश्चन एकदम आसानी से आ जाता है। देखिए कैसे क्वेश्चन आपका यह है कि मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ, किसकी माँ, उस तस्वीर की माँ मेरी पत्नी है। तो ये कोई एक तस्वीर है, ये मान लीजिए तस्वीर है, तस्वीर की माँ। तो माँ एक पीढ़ी हमेशा ऊपर होती है, हाँ या ना। ये जो जनरेशन चल रहा है, सपोज जो आप लोग बच्चे पढ़ रहे हैं,
आपसे जो एक पीढ़ी ऊपर है वो आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता बुआ मामा चाची, तो 1 जनरेशन गैप। फिर अगर एक पीढ़ी नीचे की बात करोगे तो आपके बच्चे होंगे, और अगर 2 जनरेशन गैप की बात करोगे 2 पीढ़ी ऊपर, तो जैसे आपके हो गए दादा हो गए, दादी हो गए, नाना हो गए, ये 2 जनरेशन गैप। तो अगर माँ की बात करेंगे तो इस तस्वीर की माँ तो एक पीढ़ी ऊपर जाएगी। ये कह रहा है मोहन इस तस्वीर की ओर इशारा करके, इसकी माँ मेरी पत्नी है, इसकी माँ मोहन की पत्नी है। तो कह रहा है तस्वीर में बनी महिला मोहन से कैसे रिलेटेड है, मोहन से, तो ये तस्वीर वाली महिला मोहन की क्या होगी, पुत्री होगी, क्योंकि ये पत्नी हो गई, पत्नी की पुत्री तो अपनी भी पुत्री। ऑप्शन नंबर डी, डॉटर, ऑप्शन नंबर डी। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, सारे बच्चे आंसर करें। और अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए और एस कमेंट करिए। जितने बच्चे देख रहे हैं अगर चीजें समझ में आ रही तो कमेंट करके बताएं, एस कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि ए बी और के का भाई है। बच्चों ध्यान दीजिए, जो आपका ए है ये भाई है, किसका भाई है, बी और के का, तो बी और के, बी और के सेम जनरेशन के होंगे, समान पीढ़ी के होंगे, लेकिन ये नहीं क्लियर है कि इसकी बहन है कि भाई है। ये क्लियर है कि ए भाई है बी और के का, ए बी और के का भाई है। नेक्स्ट कह रहा डी माँ है बी की तथा ई पिता है ए का। कह रहा डी माँ है बी की, जो डी है वो माँ हो जाएगी, किसकी माँ हो जाएगी, बी की। अब यहां देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल गया, बी, तो बी की माँ कौन हो जाएगा, डी। कह रहा कि डी माँ है बी की, तो डी एक पीढ़ी ऊपर चला गया, किससे, बी से। आगे लिखा हुआ है तथा ई पिता है ए का, जो ई है वो पिता है किसका, ए का। तो बच्चों ये तीनों आपस में भाई बहन थे और इनकी ये माँ और इनकी ये पिता, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी। आगे लिखा हुआ है एक का, तो निम्नलिखित में कौन सा निश्चित रूप से असत्य है, यानी कि ऑप्शन में बताना है कौन सा गलत है। देखिए पहला लिखा हुआ है बी भाई है के का, जो बी है वो भाई है के का, तो भाई है या बहन है ये कंफर्म नहीं बता सकते आप, ये इसका बहन भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है। फिर कह रहा है ए पिता है के का, जो ए है वो पिता है किसका, के का, तो ये भी ये गलत है। फिर कह रहा है डी पत्नी है ई की, जो डी है वो पत्नी है ई की, ये सही है। फिर कह रहा है कि ए पुत्र है ई का, जो ए है वो पुत्र है किसका, ई का, ये भी सही है। और यहाँ पर देखिए कह रहा बी भाई है के का, तो या तो भाई है या तो बहन, कंफर्म नहीं है ना। जब कंफर्म नहीं तो हम गलत भी नहीं कर सकते हैं इसको। तो फाइनली आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी क्यों सही हुआ, कह रहा कि ए पिता है के का, जो ए है वो के का पिता हो ही नहीं सकता, ये सेम जनरेशन के हैं, तो ये इसका भाई है। तो कह रहा निश्चित रूप से असत्य है, तो यही निश्चित रूप से असत्य है, यही गलत है। बाकी ये दोनों सही हैं और ये 50-50 वाला है, अगर ये भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो 100% गलत है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो आज के सेशन में, प्रैक्टिस सेशन में इतने ही क्वेश्चंस। कल मैं फिर आऊंगा लगभग 15 क्वेश्चंस लेकर के, और सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से उठाया हूं, सिलेक्टेड है सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो आपके वीडियो के हो सकते हैं और आपके दरोगा के हो सकते हैं और आपके एसएससी के हो सकते हैं, कहीं से भी जहां से लेवल के क्वेश्चंस हमको लगते हैं मैं उनको उठा लेता हूं। तो सारे बच्चे कंटिन्यू बने रहें, प्रैक्टिस करते रहें और बच्चा
प्रैक्टिस में इतनी बड़ी पावर होती है कि आप अगर किताब का मूवी ना देखें और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें, केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तब पर भी आप खेल सकते हैं, एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।